हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर और इस चैप्टर में अभी तक हम 3 लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में किंगडम प्रोटिस्टा की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कुछ आपको लेक्चर के दौरान पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। जो हमने इससे पहले वाला किंगडम पढ़ा था मोनेरा के अंदर क्या था, वो भी सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन मोनेरा के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट भी है और कुछ मेंबर के पास सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तीसरा देखो, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनके अंदर, मतलब आपको टिश्यू या ऑर्गन्स इनकी बॉडी के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, तो इनके अंदर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। फोर्थ पॉइंट देखो, ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं ये या फिर हेट्रोट्रोफिक हो सकते हैं, मतलब अपना फूड ये खुद से भी तैयार कर सकते हैं और ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और हेट्रोट्रोप्स हम उसको कहते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होगा, अपना फूड खुद नहीं बना सकता। अगला पॉइंट देखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है ना, ये बात अभी हमने बताई कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूनिसेल्ड होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। जो ज्यादातर मेंबर्स हैं, क्योंकि देखो जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा ग्रुप बहुत ज्यादा एंशिएंट ग्रुप है और आप जानते हो कि जो लाइफ सबसे पहले लाइफ आई है धरती के ऊपर वो एक्वाटिक मीडियम में आई है, पानी के अंदर आई है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के वो हमको पानी के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके कुछ मेंबर्स प्लांट के साथ रिसेम्बलेंस शो करते हैं, कुछ मेंबर एनिमल के साथ रिसेम्बलेंस शो करते हैं और कुछ मेंबर फंजाई के साथ रिसेम्बलेंस शो करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं और कुछ मेंबर्स फंजाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो क्राइसोफाइट्स इनके अंदर आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है ना, तो ये सब मेंबर्स प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, क्रायोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्राइसोफाइट्स को। तो क्रायोफाइट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नीट में भी पूछा जा सकता है कि इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं, मतलब ये ओशियन के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले या फूड को प्रोड्यूस करने वाले एक मुख्य ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन आता है, आपका डायटम्स आते हैं,
और गोल्डन एल्गी आती है जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। डेस्मिड्स और डाई एटम्स किसके अंदर रखे गए हैं, क्राइसोफाइट्स के अंदर रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस है वो मेनली किसको कहा जाता है, डाई एटम्स को कहा जाता है। जो इनकी सेल वॉल होती है क्राइसोफाइट्स की, उसमें आपको दो सेल देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग सेल्स, ठीक है ना। और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फिट रहती है जिस तरीके से सोप बॉक्स होता है, ठीक है ना, साबुन रखने का जो आता है सोप बॉक्स, ठीक है, उसकी तरह इनकी शेप होती है, एक के ऊपर एक। जैसे यहाँ पर कुछ डायग्राम भी हम लेकर आए हैं, ये सब डायटम्स के डायग्राम्स है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, दो इनके पास सेल, दो सेल होती है कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सेल वॉल ये हो गई, ठीक है, और फिर दूसरी सेल वॉल इसको ओवरलैप करती है इस तरीके से, ढकती हुई ऐसे होती है इस प्रकार। तो एक सोप बॉक्स की तरह ये इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये एक सेल वॉल हो गई और इसको ओवरलैप करती हुई दूसरी सेल वॉल, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका सो द वॉल्स इज इंडेस्ट्रक्टिबल। तो जो इनकी वॉल्स होती है उनके इनकी वॉल्स में आपको क्या मिलता है, सिलिका मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गीज, और इनकी सेल वॉल में आपको क्या दिखाई देता है, सिलिका। और इस सिलिका होने की वजह से जो इनकी सेल वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है, मतलब इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आसानी से फिर टूटती नहीं है, उसको तोड़ना आसान नहीं है सेल वॉल को, है ना। बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है सिलिका की उपस्थिति की वजह से। फिर एक टर्म आती है यहाँ पर, डाई एटोमेसियस अर्थ। ये क्या होता है, डाई एटोमेसियस अर्थ क्या होता है, डाई एटम्स की डेड बॉडीज होती है। जब डाई एटम्स मर जाते हैं, ठीक है ना, अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म का शिकार ये ना बने, इनको कोई एनिमल ना खाए, तो फिर इनकी जो डेड बॉडीज होती है वो समुद्र में या जहां पर भी ये पाए जाते हैं मराइन के अंदर, वहां पर नीचे बैठ जाती है ना। सबसे नीचे का जगह होगी समुद्र में, वहां पर ये बैठ जाएगी, जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगी और उस क्या कहलाएगी, डाई एटोमेसियस अर्थ कहलाएगी, ठीक है ना। तो डाई एटम की डेड बॉडीज होती है विच इज ग्रिटी इन नेचर, और ये ग्रिटी नेचर की होती है, मतलब जिस तरीके से आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये तुम्हारी सब डेड बॉडीज है डाई एटम्स की, ठीक है ना। और जब इसको हम पाउडर फॉर्म में ले आएंगे तो ये इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये डाई एटोमेसियस अर्थ है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ठीक है। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। इस डाई एटोमेसियस अर्थ का उपयोग पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है। तो आपको क्राइसोफाइट्स के अंदर इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं। डायटम्स और गोल्डन एल्गी इनके अंदर आती है। जो इनकी सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल पाई जाती है इनमें, ओवरलैपिंग करती हुई, और वो सोप बॉक्स की तरह आपको, सोप केस की तरह आपको दिखाई देती है। और इनकी वॉल में सिलिका एम्बेडेड होती है, जिसकी वजह से इनकी वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। और डाई एटोमेसियस अर्थ क्या होता है, जो डायटम्स होंगी इनकी डेड बॉडीज को हम डाई एटोमेसियस अर्थ कहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनकी सेल वॉल से डाई एटोमेसियस अर्थ बनती है जो ग्रिटी नेचर की होती है, और इसका उपयोग हम पॉलिशिंग में या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स भी किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, मतलब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड बनाते हैं, और ज्यादातर आपको मैराइन्स में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, और जितने भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ये आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, ये डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम है, और इसमें आपको 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। एक फ्लैजिला देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और एक फ्लैजिला ये रहा यहाँ पे,
ठीक है ना, 2 फ्लैजिला इनमें हमको देखने को मिलेंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सख्त होती है, कठोर सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है बाहर की साइड, है ना, आउटर सरफेस पे। ये जो आउटर सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम टाइम रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और इसका एग्जांपल आप याद करेंगे, गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। मतलब जो गोनियोलेक्स है ना वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है, डिवाइड करता है, रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, और जहां पर ये ग्रो करता है वहां पर जो समुद्र होगा वो सब लाल कर देता है, सी को लाल बना देता है, रेड टाइड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, गोनियोलेक्स के द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है लार्ज, और जिससे क्या होगा, लार्ज नंबर में जो मराइन एनिमल्स होंगे जैसे कि फिशेस, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाती है। तो आपको याद रखना है एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनियोलेक्स, और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और समुद्र को कैसा कर देगा, ये रेड कर देगा, रेड टाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, और इस टॉक्सिन की वजह से बहुत सारी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में जो मराइन एनिमल्स होंगे, अदर एनिमल्स जैसे कि फिशेस, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनका कलर डाइनोफ्लैजिलेट्स का हमको अलग अलग देखने को मिलता है। येलो कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और ये सारे कलर किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स इनकी सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आपको बस यही पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो इनकी आउटर सरफेस होती है, इनकी सरफेस पर स्टिफ्ड सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती है, सेल वॉल इनकी, ठीक है ना। और गोनियोलेक्स नाम का एक डाइनोफ्लैजिलेट है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ये अपनी संख्या को बढ़ाता है और समुद्र को भी लाल कर देता है, और ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे बहुत सारी फिशेस भी मर जाती है। और ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, येलो कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट इन द सेल। ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू, रेड, अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट इन द सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूग्लिनोइड किसको कहते हैं। तो पहले तो आप यूग्लिनोइड का एग्जांपल याद कर लो, यूग्लिना होता है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूग्लिनोइड्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, बट हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। लेकिन इनके पास प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। तो यूग्लिनोइड के पास बेटा सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और इस प्रोटीनियस लेयर की वजह से ही, पेलिकल की वजह से ही इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला छोटा होता है और एक फ्लैजिला बड़ा होता है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक फ्लैजिला निकला हुआ है, ये एक बड़ा फ्लैजिला है, और दूसरा एक छोटा सा फ्लैजिला यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पे आप लाइवलिंग में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है शॉर्ट सेकंड फ्लैजिला, ठीक है ना, और एक बड़ा फ्लैजिला है ये यहाँ पे फ्लैजिलम। तो 2 फ्लैजिला होते हैं इनके पास, एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट मौजूद होती है तो तब ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, लेकिन जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, एब्सेंट होगी लाइट, तो तब ये हेट्रोट्रोफिक हो जाते हैं। तो तब ये छोटे एनिमल्स को अपना शिकार बना लेते हैं और कीड़े मकोड़े जो होंगे उनको खा जाएंगे। तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिर ये शो करते हैं। तो यूग्लिनोइड फोटो सिंथेटिक भी होते हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक होंगे, अपना खाना खुद बना रहे हैं, और ये हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं लाइट की एब्सेंस में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एनिमल्स और प्लांट के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन है, तो आप यूग्लिना आंसर
कर सकते हैं वहां पे। तो इनके अंदर आपको मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन मिलता है। मिक्सोट्रोफिक का मतलब ये ऑटोट्रोफिक भी है और ये हेट्रोट्रोफिक भी है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर सिमिलर टू हायर प्लांट, और इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है वो हायर प्लांट की तरह पाया जाता है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कब करेंगे आपका, जब लाइट की प्रेजेंस होगी, और जब लाइट की एब्सेंस होगी तो तब ये क्या बन जाएंगे, हेट्रोट्रोफिक बन जाएंगे। और ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या माने जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है, सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती है, उसकी जगह पर प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल के कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस यूग्लिनोइड के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। तो मोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, मोल्ड कहते हैं फंगस को, मोल्ड बोलते हैं फंगस को। तो स्लाइम मोल्ड देखते हैं क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं स्लाइम मोल्ड। मतलब सेप्रोफाइट्स हम उनको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पर फीड करते हैं, ठीक है ना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट एज डिकम्पोजर्स, तो ये डिकम्पोज अभी बताया, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब कंडीशन सुटेबल होगी तो ये बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक बड़ी बॉडी का निर्माण करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, ये प्लाज्मोडियम ध्यान रखना वो नहीं है जो मलेरिया में आता है, मलेरिया कोज करने के लिए, ठीक है ना। ये दूसरा प्लाज्मोडियम टर्म है कि जब स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेशन कर लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और प्लाज्मोडियम ग्रो करते हैं, में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये कई फीट तक ग्रो कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम जो स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी होती है, ठीक है ना, वो कई फीट तक ग्रो कर सकती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और तब ये क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और उन फ्रूटिंग बॉडीज पर क्या लगते हैं, स्पोर्स लगते हैं उनकी टिप के ऊपर। मान लेते हैं ये एक स्लाइम मोल्ड की एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये एक स्लाइम मोल्ड की बॉडी है। तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी लगती है, ठीक है ना, कुछ फ्रूटिंग बॉडी। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या मिलता है आपको, स्पोर्स मिलते हैं। इस तरीके से इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। एक रफली मैं बना के दिखा रहा हूं डायग्राम आपको, इस तरीके से इनके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं और इन फ्रूटिंग बॉडीज पर स्पोर लगते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके स्पोर्स होते हैं उनके पास सेल वॉल पाई जाती है, जबकि स्लाइम मोल्ड्स की जो बॉडी होती है उनमें सेल वॉल नहीं मिलती है, लेकिन इनके स्पोर्स में सेल वॉल देखने को हमको मिलती है। और इन्हीं सेल वॉल की वजह से इनके स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिग्रेड नहीं हो पाएंगे। और जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती है तो इनके स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं एयर की द्वारा, ठीक है ना, हवा के द्वारा इनके स्पोर्स डिस्पर्स होकर स्लाइम मोल्ड्स की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्लाइम मोल्ड्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर ही आते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सब हेट्रोट्रोप्स होते हैं, मतलब ये फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से काम करते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। या तो ये प्रेडेटर होंगे, मतलब शिकारी होंगे, ये दूसरों को मारेंगे और अपना फूड बनाएंगे शिकार करके, ठीक है ना, प्रेडेटर बोलते हैं शिकारी को। या फिर ये पैरासाइट होंगे, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ये फीड करेंगे, है ना, रहेंगे वहां पर।
प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, और इनको प्रिमिटिव एनिमल्स भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले मेंबर्स, तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स है ये। अब प्रोटोजोआ को भी हमने 4 क्लास में बांटा है, अमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। तो प्रोटोजोआ 4 प्रकार के है, एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोन्स जो होंगे उनके पास सूडोपोडिया पाया जाता है फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे आप इनके लिए पॉइंट्स। अमीबोइड प्रोटोजोन्स के अंदर सूडोपोडिया पाया जाता है फूड को कैप्चर करने के लिए, और जो मेराइन्स प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी वॉल में क्या पाई जाती है, सिलिका प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होगा अमीबोइड प्रोटोजोन्स के अंदर। इसका एग्जांपल याद रखोगे आप, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एक पैरासाइट होता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबोइड प्रोटोजोन का एग्जांपल है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं, मतलब ये अकेला भी रह सकता है और ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिजीज कोज करती है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपको, स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी होती है जो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नाम के प्रोटोजोन से होती है, और ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी किस प्रोटोजोन से होती है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन को। तो ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने सीलिया इनके पास प्रेजेंट होगा, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तो उन्हीं सीलिया की हेल्प से ये मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, और इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम गुलेट कहते हैं, और ये कैविटी इनकी सेल की सरफेस से बाहर की तरफ खुलती है। अब ये डायग्राम देखिए आप, ये एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ये पैरामीशियम का डायग्राम है, एक ये सीलिएटेड प्रोटोजोन होता है, तो इसकी बॉडी पर आपको बहुत सारे सीलिया दिखाई दे रहे हैं, देखो इस तरीके से, ये सब सीलिया है इसकी बॉडी पर, और ये यहाँ पर कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम, गुलेट, ठीक है ना, और ये इसी गुलेट की हेल्प से क्या करता है, जो फूड से लदा हुआ पानी होता है उसको ये सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से गुलेट की तरफ को धकेलते हैं और ये अपना फूड को ले पाता है। वाटर लेडन विद फूड, मतलब फूड से भरा हुआ पानी होगा जो, उसको ये क्या करते हैं, सीलियरी मूवमेंट के द्वारा ये उसको गुलेट की तरफ मोड़ देते हैं और अपने फूड को ये प्राप्त करते हैं। इनका एग्जांपल होता है आपका पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होता है, तो इसको आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको 1-2 पॉइंट याद रखने हैं इसके लिए बस। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। स्पोरोजोन की लाइफ में एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है जो कि स्पोर लाइक स्टेज होती है। इसका एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट जो कि होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है और इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है जिसको जो कि स्पोर लाइक स्टेज होती है। मलेरिया कोज करने के लिए जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है उसको हम 12th चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसमें इतना ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोटिस्टा किंगडम पूरा हो जाता है। इन्हीं पॉइंट्स में से आपका नीट में भी क्वेश्चन बनेगा ऐसी उम्मीद है। आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने फोन में रख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से आता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।